तो आज बात करते हैं केंद्रीय बजट 2026-27 की। हाँ। देखिए, जब भी बजट आता है ना तो हेडलाइंस में बड़े-बड़े आंकड़े उछलते हैं। बिल्कुल, इतना खर्च उतनी कमाए। वही। लेकिन हम आज उस शोर से थोड़ा दूर कुछ खास घोषणाओं की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार जैसे राज्य के लिए इनके असली मायने क्या हैं। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ घोषणाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि उनका विश्लेषण करते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन योजनाओं के धागों को सुलझाना और देखना कि बिहार के भविष्य की कैसी तस्वीर बनती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ अलग-अलग योजनाओं को देखने जैसा नहीं होगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़ते हैं। हाँ, ये दिलचस्प होगा। कैसे गंगा में जहाज़ों की मरम्मत की एक सुविधा सिलीगुड़ी तक जाने वाली बुलेट ट्रेन से जुड़ी हो सकती है, या कैसे एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट का आइडिया मतलब बिहार की पारंपरिक कला को एक नई उड़ान दे सकता है। एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा। हाँ, एक तरह से। चलिए पहला टुकड़ा उठाते हैं और शुरुआत करते हैं पानी से। बजट में एक दिलचस्प बात कही गई है, पटना और वाराणसी में एक नया शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम और तकनीकी लगता है, लेकिन इसकी जड़ें काफी गहरी है ना? बहुत गहरी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर राष्ट्रीय जल मार्ग 1 को देखना होगा। ये प्रयागराज से शुरू होता है। हाँ। और फिर बिहार और बंगाल से गुजरते हुए हल्दिया तक जाता है। अब सोचिए, जब मालवाहक जहाज हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो उन्हें रखरखाव और मरम्मत की जरूरत पड़ती है। जाहिर है। अभी तक इस पूरे रास्ते में ऐसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मतलब बहुत कम थीं। तो पटना में जहाज़ों की मरम्मत के लिए एक पूरा सिस्टम बनाने का मतलब है कि आप इस जलमार्ग को सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक मजबूत लॉजिस्टिक्स हाईवे बना रहे हैं। ठीक है, तो मरम्मत होगी, जहाज ठीक रहेंगे, लेकिन इसका असली फायदा क्या है, खासकर बिहार जैसे राज्य के लिए जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, जिसे हम लैंडलॉक्ड स्टेट कहते हैं? अच्छा सवाल है। समुंदर तो है नहीं हमारे पास। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हाँ। बिहार का लैंड लॉक्ड होना ही इस योजना को इतना जरूरी बना देता है। अच्छा, कैसे? देखिए, अभी ज्यादातर माल ढुलाई सड़कों या रेलवे से होती है, जो काफी महंगी और जाम से भरी हो सकती है। जलमार्ग एक सस्ता और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। ठीक है। जब पटना में ही मरम्मत की सुविधा होगी तो जहाजों को चलाने का खर्च कम होगा। इसका सीधा फायदा यहाँ के व्यापारियों को मिलेगा। बिहार में बना सामान कम लागत में बंदरगाहों तक पहुँच पाएगा और दुनिया के बाजार में ज्यादा कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धी हो पाएगा। तो ये असल में बिहार को दुनिया से जोड़ने का एक नया दरवाजा खोलने जैसा है। बिल्कुल। और आपने इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया, सिर्फ रिपेयर सेंटर नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक बड़ी वर्कशॉप नहीं होगी। सोचिए, जहाज की मरम्मत के लिए सिर्फ मैकेनिक नहीं चाहिए। आपको स्टील प्लेट्स, खास तरह के पेंट जो पानी में खराब ना हो, नेविगेशन सिस्टम के पुर्जे और इंजन ऑयल सप्लाई करने वाले वेंडर भी चाहिए। इन सबको मिलाकर छोटे और मझोले उद्योगों का एक पूरा जाल बन सकता है जो इस एक केंद्र के सहारे पनपेगा। मतलब एक पूरी स्थानीय सप्लाई चेन को जन्म दे सकता है। हाँ बिल्कुल। पर एक सवाल और उठता है मेरे मन में। ये सब तो बड़े खास हुनर वाले काम हैं, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, विशेष वेल्डिंग। क्या हमारे पास बिहार में इस तरह के काम के लिए स्किल्ड लोग हैं या फिर बाहर से लाने पड़ेंगे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और स्रोतों में भी इस पर इशारा किया गया है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना काफी नहीं है ना? नहीं। इसके साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम भी तैयार करना होगा। बिहार के मौजूदा पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेजों को अपने कोर्स अपडेट करने होंगे ताकि वे इस नई मांग को पूरा करने वाले युवा तैयार कर सकें। तो ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। सही बात है। तो एक तरफ जहां पानी के रास्ते व्यापार को रफ्तार देने की कोशिश है, वहीं जमीन पर भी कनेक्टिविटी की एक बड़ी तस्वीर उभर रही है। हाँ, जिसका असर शायद इससे भी ज्यादा गहरा होगा। बजट में देश के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनाने की बात हुई है और ये कॉरिडोर ये बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरेगा। जी, और ये सिर्फ दिल्ली से पटना का सफर कुछ घंटों में पूरा करने की बात नहीं है। जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट किसी इलाके से गुजरता है तो ये अपने साथ विकास का एक पूरा कॉरिडोर बनाता है। ये निवेश के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। उन जगहों पर नए शहर, नए औद्योगिक केंद्र और नए बाजार विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है जहां आज शायद सिर्फ खेत हों। ये तो हर बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि निवेश आएगा,
रोजगार मिलेगा। इसमें बिहार के लिए खास क्या है? क्या हम इसे और स्पेसिफिक होकर समझ सकते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, ये कॉरिडोर उत्तर बिहार के कृषि प्रधान इलाकों को सीधे वाराणसी और सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। अच्छा। हाँ, वाराणसी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा एक बड़ा केंद्र है और सिलीगुड़ी पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे है। तो इसका मतलब है कि बिहार के किसानों की मक्का, लीची या मखाना जैसी उपज। हाँ, वो बहुत तेजी से बड़े प्रोसेसिंग सेंटरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकती है। ये पूरी एग्री इकोनॉमी को बदल सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जमीन अधिग्रहण एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। किसानों और सरकार के बीच टकराव की खबरें आती हैं। क्या स्रोतों में इन चुनौतियों का कोई जिक्र है? हाँ, ये एक जायज चिंता है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कड़वी सच्चाई भी। स्रोतों में सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये सबसे बड़ी बाधाओं में से एक होगी। सही मुआवजा, लोगों का पुनर्वास और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन, ये सब ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे सरकार को बहुत सावधानी से निपटना होगा। एक और पहलू ये है कि जब बड़े खिलाड़ी आसानी से छोटे शहरों तक पहुंचने लगते तो वहां के पारंपरिक छोटे बाजारों पर भी असर पड़ सकता है। विकास हमेशा एक दो-धारी तलवार होता है। एक तरह से, हाँ। तो रफ्तार तो मिलेगी, लेकिन उस रफ्तार की कीमत भी हो सकती है। खैर, ये बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का फायदा तब तक पूरी तरह नहीं मिल सकता जब तक समाज का हर तबका विकास की इस दौड़ में शामिल ना हो। सही बात है। और यहीं पर बजट की एक और घोषणा बहुत अहम हो जाती है, जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकती है। आप महिला छात्रावासों की बात कर रहे हैं? जी, पूरे देश के हर जिले में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की योजना। बिहार के सभी 38 जिले भी इसमें शामिल हैं। ये सुनने में एक सीधी-सादी योजना लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। बहुत गहरा। इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला, शिक्षा। आज भी छोटे शहरों और गांवों में कई परिवार अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए बाहर पढ़ने नहीं भेजते क्योंकि रहने की सुरक्षित जगह को लेकर चिंता होती है। एक सुरक्षित सरकारी हॉस्टल इस सबसे बड़ी चिंता को दूर कर सकता है। इससे उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी सीधे तौर पर बढ़ेगी। और ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये लड़कियों को बड़े सपने देखने की आजादी देता है ना? बिल्कुल। जब एक लड़की अपने घर से निकलकर एक नए शहर में आती है, तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करती, वो आत्मनिर्भर होना सीखती है, दुनिया को देखती है। सही कहा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, एक उम्मीद बनाने जैसा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसका दूसरा पहलू कामकाजी महिलाओं से जुड़ा है। जब महिलाएं नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जाती हैं तो सुरक्षित और किफायती आवास ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये योजना उस चुनौती को कम करती है। हाँ। अब इन दोनों पहलुओं को जोड़ दीजिए, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां और बिना किसी चिंता के काम कर रही महिलाएं। इसका सीधा नतीजा होगा हमारी वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना, जो किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए पेट्रोल की तरह है। बिल्कुल। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का कदम होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी है। चलिए, अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो भविष्य की इकोनॉमी से जुड़ा है। बजट में पूर्वी भारत में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID बनाने की बात कही गई है और इसका ताल्लुक ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने से है। हाँ, और ये एक बहुत ही भविष्य की सोच वाला कदम है। पहले तो ये बताइए, ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ये शब्द शायद कई लोगों के लिए नया होगा। इसे आसान भाषा में समझें तो ये क्रिएटिविटी की इकोनॉमी है। अच्छा। जब आपके दिमाग का कोई आइडिया, कोई कहानी, कोई धुन या कोई डिजाइन एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी बाजार में कीमत हो, तो वो ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा है। जैसे कोई फिल्म। हाँ, किसी लेखक के दिमाग में कहानी आई, उस पर एक फिल्म बनी और उसने करोड़ों का व्यापार किया। या किसी ने एक मोबाइल गेम का आइडिया सोचा और वो दुनिया भर में खेला जाने लगा। ये सब ऑरेंज इकोनॉमी है। इसमें बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही कच्चा माल है। बिल्कुल। और डिजाइन का सिर्फ कपड़े या फैशन तो नहीं है जैसा लोग आमतौर पर सोचते हैं। बिल्कुल नहीं। आज हम जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, उसका यूजर इंटरफेस, जो कार खरीदते हैं उसकी बॉडी, जो फर्नीचर घर में लाते हैं उसका शेप, हर चीज में डिजाइन है। सही। और यहीं पर एक समस्या है। भारत में इन क्षेत्रों में बहुत हुनर है, लेकिन वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग की कमी है। इस कमी के कारण हमारी कंपनियां भी अक्सर अपने बड़े डिजाइन प्रोजेक्ट्स विदेशी एक्सपर्ट्स को दे देती हैं। पैसा देश के बाहर चला जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये नया NID बिहार की मधुबनी पेंटिंग या यहाँ के लोक संगीत को एक नया
मॉडर्न रूप देकर दुनिया भर में बेचने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, यही तो इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल है। सोचिए, एक ट्रेंड डिजाइनर मधुबनी के पारंपरिक मोटिव्स को लेकर होम फर्निशिंग, डिजिटल वॉलपेपर, यहाँ तक कि वीडियो गेम के कैरेक्टर डिजाइन में इस्तेमाल कर सकता है। अरे वाह! ये हमारी कला को सिर्फ म्यूजियम की चीज बनाए रखने की जगह उसे जिंदा और कमाने वाला बना सकता है। ये संस्थान पूर्वी भारत के युवाओं को वो हुनर सिखाएगा जिससे वे अपनी संस्कृति को एक ग्लोबल प्रोडक्ट में बदल सकें। और इसमें एक पेज है, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, ये चैलेंज रूट से बनेगा। ये चैलेंज रूट क्या बोला है? मतलब ये बिहार को मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है? सही पकड़ा आपने। चैलेंज रूट का मतलब है कि ये संस्थान थाली में परोस कर नहीं दिया जाएगा। अच्छा। पूर्वी भारत के राज्यों को इसके लिए बोली लगानी होगी, एक तरह की प्रतियोगिता होगी। हर राज्य को अपना प्रस्ताव देना होगा कि वो कहाँ जमीन देंगे, राज्य सरकार कितना पैसा लगाएगी, स्थानीय उद्योगों के साथ उनकी क्या साझेदारी होगी। जिसका प्रस्ताव सबसे मजबूत और व्यवहारिक होगा, NID उसे मिलेगा। तो ये पक्का नहीं है कि ये बिहार में ही खुले, लेकिन अगर ये पूर्वी भारत में कहीं भी खुलता है तो इसका फायदा बिहार के युवाओं को तो मिलेगा ही, है ना? निश्चित रूप से। सोचिए, अगर ये पड़ोसी राज्य झारखंड या पश्चिम बंगाल में भी खुलता है तो भी ये बिहार के युवाओं के लिए दिल्ली या अहमदाबाद जाने से तो कहीं ज्यादा आसान और सस्ता होगा। हाँ, ये तो है। ये पूरे पूर्वी भारत के लिए एक क्रिएटिव हब बन जाएगा जिसका फायदा पूरे क्षेत्र को मिलेगा। तो अगर हम इन सभी घोषणाओं को एक साथ जोड़कर देखें, गंगा में जहाज, जमीन पर बुलेट ट्रेन, लड़कियों के लिए हॉस्टल और भविष्य के लिए एक डिजाइन स्कूल, तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ कुछ अलग अलग घोषणाएं नहीं है, ये बिहार के लिए एक बहुआयामी विकास का खाका खींचने की कोशिश है। इसमें कनेक्टिविटी है, सामाजिक सुरक्षा है और भविष्य के कौशल पर निवेश है। एक तरफ आप माल और लोगों की आवाजाही को आसान बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज का एक बड़ा तबका, मतलब महिलाएं, इस विकास का हिस्सा बन सकें। और तीसरी तरफ आप युवाओं को उन स्किल्स के लिए तैयार कर रहे हैं जिनकी जरूरत कल की दुनिया में होगी। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो ये सिर्फ पैसे के आवंटन से कहीं आगे की बात है, ये एक विजन की तरह लगता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। आज हमने देखा कि कैसे जलमार्गों के माध्यम से व्यापार को आसान बनाने की कोशिश हो रही है। पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाना उसी दिशा में एक कदम है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत की हजारों किलोमीटर लंबी प्राचीन नदी प्रणालियों में और कितनी अनछुई आर्थिक क्षमता छिपी हुई है जो सिर्फ सही बुनियादी ढांचे और एक नई सोच के इंतजार में है। मतलब असली खजाना जमीन के नीचे नहीं, हमारे नक्शे पर बह रही इन नीली लकीरों में ही छिपा हो सकता है। शायद।